के YouTube चैनल पे मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो इलेक्शन थ्योरी का कोर्स को स्टार्ट किया था, आज अपने उसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चला था डीसी जनरेटर। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, डीसी यानी मैं डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहा था। ये टॉपिक चल रहा था आपका डीसी जनरेटर के बारे में। इसमें अपने कल टॉपिक पढ़ा था ना, वो पढ़ा था डीसी का पृथक बेस जनरेटर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ेंगे अपने क्या सवय उत्तेजित जनरेटर, या इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। एक ही बात है, यानी सेल्फ एक्साइटेड क्या है। पहली बात मैं इसकी ये बात करता हूं, कल अपने पढ़ा था पृथक बेस जनरेटर, आज अपने पढ़ेंगे सवय बेस जनरेटर। यानी वह जनरेटर जो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, अवशिष्ट चुंबकत्व, इसको अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेट के कारण विद्युत भागबल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है या उत्पन्न करता है, और उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा बाद में फील्ड को क्या करता है, एक्साइट करता है। यानी स्टार्टिंग के समय क्या होगा, जैसे मेरे पास एक सिंपल सी वाइंडिंग की मैं अगर बात करता हूं कि मेरे पास एक वाइंडिंग है, एक बार अपनी इस कुंडली को मैंने कहा था डीसी धारा प्रवाह की, मैंने करवाया अवशिष्ट चुंबकत्व मैग्नेट में टॉपिक आपको बताया अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, किस प्रकार से ग्रहण करता है, इसमें बीएच बकर का पूरा डिटेल से मैंने समझाया भी था आपको। अब इसमें अगर मैं धारा प्रवाह करता हूं ना, कि जब तक मैंने धारा प्रवाह की, इसमें क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र बना। धारा का प्रवाह मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता, थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र शेष बच जाता है। वो किसके कारण बचता है, धारणशीलता। क्या होती है इसकी, धारणशीलता। और वह बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र इसका काम करता है, बाद में अवशिष्ट चुंबकत्व का काम करता है। स्टार्टिंग के समय ये अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करेगा, और बाद में उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न ईएमएफ से फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्र कुंडलन को धारा से क्या करेगा, उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। यानी स्टार्टिंग के समय ये अवशिष्ट चुंबकत्व से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पैदा कर देगा, बाद में उत्पन्न जो ईएमएफ है वो इस फील्ड वाइंडिंग में धारा को क्या करेगा, फ्लो करेगा। उस धारा से फील्ड बाद में क्या होती है, आपकी एक्साइट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, एक्साइट हो जाती है। वह जनरेटर कौन सा कहलाता है, आपका सवय जनरेटर कहलाता है। परंतु इसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो जनरेटर है ना, इसके अंदर आपको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होगी। बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत भागबल को पैदा नहीं कर सकता। अगर ये अवशिष्ट चुंबकत्व वाइंडिंग आपकी खो देती है किसी कारण से, आगे बात करेंगे किस कारण से खो सकती है, किसी कारण से अगर ये अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देती है तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पैदा नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, और अवशिष्ट चुंबकत्व आपके पास बहुत जरूरी होना चाहिए। तो पहली बात है, अवशिष्ट चुंबकत्व के पास आपकी क्या क्या कंडीशन है, यानी क्या क्या कंडीशन मैं नोट करता हूं, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए सिस्टम उसके अंदर। तो पहली बात तो वो यहां पे नोट करता है कि क्या कंडीशन है अवशिष्ट चुंबकत्व की मेरे पास। कंडीशन एक नंबर में कंडीशन की बात करता हूं, तो पहली बात तो ये होती है
कि इसका जो फील्ड पोल होगा, इस जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है, इसके जो फील्ड पोल है, क्या है, फील्ड पोल है, यानी क्षेत्र ध्रुव में अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। यानी स्टार्टिंग के समय फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व का मान होना चाहिए। पहली कंडीशन आपके पास ये सही होनी चाहिए। दूसरी बात, अवशिष्ट चुंबकत्व तभी काम करेगा या फील्ड वाइंडिंग तभी आपके एक्साइट होगी जब आपके क्षेत्र कुंडलन का प्रतिरोध एक फिक्स डिस्टेंस होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है। क्षेत्र कुंडलन का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से, क्रांतिक जिसको बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस, क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए दोस्तों, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी दूसरी कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए कि क्षेत्र कुंडलन यानी फील्ड कुंडलन है या आपकी फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता, शंट में काम आएगा ये। शंट फील्ड वाइंडिंग में इसका रूल लागू होता है, जो ये रूल लागू होता है वो शंट फील्ड वाइंडिंग में लागू होता है नॉर्मली। किसमें लागू होता है, शंट फील्ड के अंदर। जो आगे पढ़ेंगे डिटेल से मैं समझा दूं, सब शंट जनरेटर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। क्रांतिक प्रतिरोध क्या है, एक ऐसा प्रतिरोध जिसके बाद फील्ड वाइंडिंग अपना चुंबकीय स्तर स्थापित नहीं कर पाती। यानी आपने फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसके बाद वह चुंबकीय स्तर स्थापित नहीं कर पाती है, तो वह उसका क्या कहलाता है, क्रांतिक प्रतिरोध, और या क्या कहलाता है, उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। दूसरी बात, तीसरी में अगर बात करता हूं तो यहां पे जो आपकी स्पीड है, स्पीड का मतलब गति, यानी जनरेटर की जो गति है, स्पीड, गति, जो आपकी गति यानी स्पीड है या जनरेटर की जो गति है वो भी क्या होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। नियमित का मतलब एक ऐसी गति जिससे ज्यादा भी गति नहीं हो, यानी जो स्पीड है, रेटेड जो स्पीड है वो सही होनी चाहिए। यानी इसकी जो रेटेड स्पीड है, रेटेड स्पीड होनी चाहिए, यानी जो गति निर्धारित की गई है, रेटेड का मतलब निर्धारित गति है। कौन सी निर्धारित गति, जो आपने गति निर्धारित की है वो आपकी गति होनी चाहिए, रेटेड स्पीड के अंदर ये घूमना चाहिए। समझ में आई मेरी बात। तो इसकी दूसरी कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए कि इसकी जो स्पीड यानी गति है वो क्या होनी चाहिए, रेटेड गति होनी चाहिए। मैं फ्रेम को चेक कर लेता हूं एक बार। यानी इसकी जो गति है ना, बिल्कुल सही है, इसकी जो गति है वो क्या होनी चाहिए, आपकी निर्धारित गति होनी चाहिए। जो निर्धारित गति उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी गति की सीमा 1500 आपने 5000 गति पे घुमा दिया या उससे कम गति पे घुमा दिया उसको। तो इसकी जो रेटेड गति है वो सही होनी चाहिए, इसकी रेटेड गति के ऊपर ये घूमना चाहिए। तीसरी बात, अगर मैं चौथी बात करता हूं, अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता, अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता, समझ में आ गई मेरी बात। सप्लाई ध्रुवता यानी प्रदाय की जो सप्लाई इसको मिलेगी या धारा की जो ध्रुवता है, सप्लाई प्रदाय धारा की ध्रुवता अवशिष्ट चुंबकत्व के समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी एक सिंपल मैं बात करता हूं, इसका रीजन क्या है मैं बता देता हूं। जैसे मेरे पास आपने फील्ड कॉइल को पहले स्टार्टिंग के समय एक्साइट करके आपने अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करनी है। जैसे आपने अवशिष्ट चुंबकत्व के द्वारा आपने जब सप्लाई दी ना, तो यहां पे प्लस दे दिया और यहां पे दे दिया माइनस। आपने इस कुंडली में आपने अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त कर लिया, परंतु जब इसको जोड़ा ना अपने आर्मेचर के साथ, जब संयोजित किया, इसको जब जनरेटर के साथ जोड़ा, इसकी पोलरिटी आपने क्या कर दी, उल्टी कर दी।
तो विपरीत में क्या होता है कि जब पोलरिटी आप विपरीत कर देते हो कि जब पोलरिटी आपकी क्या है, विपरीत पोलरिटी है, और जब पोलरिटी आपकी विपरीत होगी उस समय क्या होगा, उस समय वो अपनी पोलरिटी के कारण क्या होगा कि विपरीत पोलरिटी के कारण वो क्या होगा, पहले विचुंबित होगा। क्या होगा, विचुंबित। मतलब स्टार्टिंग के समय जो धारा को मैं यहाँ पे फ्लो कर रहा हूं तो ये क्या होगा, उसको पहले विचुंबित करेगा, दोबारा से क्या बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा, यानी चुंबकित हो जाना और विचुंबित हो जाना, जो मैंने करवाया आपको बीच वक्र के अंदर। तो यहाँ पे आपकी जो ये पोलरिटी बाद में जब ये वाइंडिंग के साथ जुड़े ना, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आर्मेचर पैदा कर रहा है जब उसको इसके साथ जोड़ा जाता है तो उसी पोलरिटी के साथ जुड़े, प्लस और यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाद में विपरीत पोलरिटी के साथ जुड़ता है। तो दोस्तों ये चार कंडीशन स्टार्टिंग के समय आपके पास होनी चाहिए। पहली बात कि क्षेत्रकुंडल में अवशिष्ट चुंबकत्व का मान होना चाहिए। दूसरी बात, क्षेत्रकुंडल का प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध जो सन फील्ड में नॉर्मली अपने यूज करते हैं, सीरीज फील्ड में तो बहुत कम रेजिस्टेंस रखा जाता है, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब क्रांतिक प्रतिरोध क्या है, सन फील्ड वाइंडिंग का एक ऐसा प्रतिरोध जितना ज्यादा आपने प्रतिरोध बढ़ा दिया कि उसके बाद वो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं कर पाती है, तो वह उसका क्या कहलाता है, क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। और आपका अगर रेजिस्टेंस क्रांतिक से कम है तो वो चुंबकीय फ्लक्स को क्या करेगी, स्थापित करेगी, या मैग्नेटिक क्षेत्र को वो स्थापित करेगी, तो उससे रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तीसरी बात, इसकी जो स्पीड होती है वो रेटेड स्पीड होनी चाहिए, निर्धारित गति के ऊपर ये घूमना चाहिए। 4 नंबर मैं बात करूं अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता। स्टार्टिंग के समय आपने फील्ड वाइंडिंग में जो अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता रखी है वो पर्दाय की धारा, पर्दाय की ध्रुवता, कि जब ये आर्मेचर के साथ जुड़ेगा तो उसकी ध्रुवता अवशिष्ट चुंबकत्व के क्या होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो ये 4 बातें अपने को दोस्तों ध्यान रखनी है। अगर इसकी ध्रुवता समान नहीं होगी तो पहले ये विचुंबित होगा, फिर दोबारा से क्या होगा, चुंबकित। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले डीमैग्नेटाइजिंग होगा, फिर दोबारा से कहां से होगा, जब आपके पास उनके फ्लक्स भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व समापत भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समापत। अवशिष्ट चुंबकत्व है वो आपका क्या हो सकता है, यानी खत्म भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये समाप्त भी हो सकता है। उसके रीजन क्या क्या है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व आपका कैसे समाप्त हो सकता है उसकी मैं बात करता हूं। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो सकता है, खत्म। यानी जो आपका रेजोनेंस मैग्नेट है वो किन किन कारणों से खत्म हो सकता है। एक तो क्या होगा, पहली कंडीशन में ये अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होने का पहला रीजन क्या है, पहला रीजन क्या है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व को आपने, अगर आपका अवशिष्ट चुंबकत्व यहां पे क्या कहता है, खत्म हो जाता, तो उसकी पहले रीजन क्या है, तो उसकी मैं नॉर्मल बात करता हूं कि अवशिष्ट चुंबकत्व वाइंडिंग का जब खत्म होता है तो पहला हो सकता है वाइंडिंग का लघु परिपथ हो जाना, क्षेत्र कुंडल लघु परिपथ होना, ठीक है। दूसरी कंडीशन, क्षेत्र कुंडल आवर हीटेड होना। आवर हीटेड का मतलब क्या होना चाहिए, उस तापित हो जाना, यानी आवर हीटेड हो जाता है, मान लिया, यानी क्षेत्र कुंडल आपका आवर हीट हो जाता है। और चौथी बात, आपका डिसिलेटर क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग में, ओवर लोड की अवस्था में। ये 3 कंडीशन है, यानी फील्ड वाइंडिंग लघु परिपथ हो जाती है, या आपका क्षेत्र कुंडल ओवरलोड यानी क्षेत्र कुंडल ओवर हीटेड हो जाता है, या डीसी का जनरेटर वो क्या हो जाता है आपका दोस्तों, ओवरलोड हो जाता है। तो इन 3 कंडीशन में एक क्वेश्चन पूछा उसने परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है कि आपका अवशिष्ट चुंबकत्व हो जाना या अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाना या खत्म हो जाने के क्या क्या रीजन है। तो पहले क्षेत्र कुंडल का लघु परिपथ हो जाना, दूसरी बात ओवर हीटेड हो जाना, तीसरी बात डिसिलेटर क्या हो जाना आपका, ओवरलोड की अवस्था में भी अवशिष्ट चुंबकत्व को ये हो सकता है। तो ये दोस्तों आप नोट कर सकते हो, ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए और ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसके कारण वो खत्म हो सकता है। तो समझ में आई दोस्तों मेरी बात। तो ये मैंने किसकी बात की, डिसिलेटर की। डिसिलेटर में सब रेजोनेटर की मैंने क्या की दोस्तों, बात की। इसके बाद देखो
इसके बाद में जो जनरेटर स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसका जो पहला पार्ट अपने पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपने सीरीज जनरेटर के बारे में। वो देखो इसके तीन पार्ट है वैसे, सीरीज, शंट और कंपाउंड। इसको श्रेणी जनरेटर भी बोलते हैं, शंट बोलते हैं और क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। वो देखो आराम से साथ साथ में नोट करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, कोई समस्या नहीं है कि टॉपिक सारे कंप्लीट किए जाएंगे टॉपिक वाइज। अब देखो इसका पहला पार्ट अपने पढ़ेंगे, वो देखो सब इसका कौन सा पढ़ेंगे, श्रेणी जनरेटर, जिसको अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, सीरीज जनरेटर भी कहा जाता है, सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर क्या है, पहली बात तो कि सीरीज जनरेटर क्या होता है कि जिस जनरेटर के अंदर, जिस जनरेटर में क्षेत्र कुंडलन वह आर्मेचर कुंडलन श्रेणी क्रम में जुड़े हो, क्रम में जोड़े जाते हैं, समझ में आई दोस्तों मेरी बात, तथा भार भी, वह भार भी श्रेणी क्रम में जुड़ता है, यानी वो भार है वो भी किस क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। देखो यहाँ पे क्षेत्र कुंडल का मतलब यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, जैसे मेरे पास ये है, ये और इसके साथ में श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया, आर्मेचर वाइंडिंग को ऐसे। दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, यानी इसका नामांकन होता है D1 D2। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो नामांकन होता है वो D1 D2 से होता है, आर्मेचर वाइंडिंग का होता है A1 A2। इस प्रकार से दोस्तों आपने जोड़ दिया। देखो यहां पे ISC है, सीरीज की धारा है, और यहाँ पे क्या है, आर्मेचर धारा है IA, और यहाँ पे धारा तो ये वो है लोड धारा, यानी क्या है IL बोल सकता हूं, और यहाँ पे कोई भी आपका क्या जुड़ा दोस्तों, भार जुड़ा है मान लीजिए। ये आपका लोड है, लोड यानी क्या है, भार है। तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम। तब इसको क्या बोलते हैं, सीरीज जनरेटर। अब देखो यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में तो कोई क्रिटिकल वाली समस्या नहीं है। क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे तो कोई क्रांति प्रतिरोध आएगा नहीं, यहाँ पे धारा ऐसे इसकी बाहर निकल रही है, ऐसे जा रही करंट आपकी बात ऐसे घूम रहा है, यानी इसका ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आई दोस्तों मेरी बात। अब देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, निम्न प्रतिरोध होता है इसका। क्यों, क्योंकि इसको क्या करते हैं, मोटा चालक वह कम टर्न के साथ बनाते हैं। मोटा चालक कम टर्न होता है और निम्न प्रतिरोध होता है, आर का मान बिल्कुल क्या होता है, लो रखा जाता है। मोटा चालक का सभी ने पढ़ा है, आर बराबर क्या होता है, रोल बटा में ए होता है। मोटा चालक है, इसका डिस्टेंस का मतलब एरिया ज्यादा, आर का मान कम है, टर्नों की संख्या कम है तो लंबाई क्या होगी, कम होगी, आर का मान क्या होगा, कम होगा। देखो इसका डिस्टेंस का मान कम क्यों रखा जाता है, रीजन क्या है, इसको धारा सहन करनी है। जिस कंडक्टर को धारा सहन करनी होती है ना, उसको मोटे चालक के तार के साथ ही बनाते हैं। तो जहां पे धारा का मान बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे तो वाइंडिंग को पत्ती के साथ बनाते हैं, ऊपर की पत्ती के साथ बना देते हैं बहुत जगह, तो करंट का मान बहुत ज्यादा है मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको धारा सहन करनी पड़ेगी। जो आर्मेचर से धारा निकलेगी वो इसके अंदर से होकर गुजरेगी,
क्योंकि आपको यहां पे पता लग रहा है, नॉर्मल सी बात है कि यहां पे जो धारा आर्मेचर में ईएमएफ के कारण इंड्यूस हो रही है आईए बराबर यहां पे क्या आईएससी है, बराबर में क्या आईएल है। तीनों का मान दोस्तों यहां पे क्या है, समान है। क्यों? तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? आर्मेचर से जो धारा निकल रही है ना, वो इसको स्ट्रेन करनी पड़ेगी। आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो वैसे ही कम होता है, यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से बहुत कम रखा जाता है, और सीरीज का रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या रखते हैं, निम्न रखते हैं, क्योंकि जो धारा यहां से निकल रही है वो धारा इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग को क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रेन करनी पड़ेगी। समझ में आई मेरी दोस्तों बात? यानी यहां पे आइए इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है, यानी यहां पे तो बढ़ेगा, वो क्या बढ़ेगा, आपका ईएमएफ बढ़ेगा, इसके अंदर क्या बढ़ेगा, ईपी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ईपी, बैक ईएमएफ पैदा होगा इसके अंदर। अब ईपी पैदा होने के बाद अपने को यहां पे जो वोल्टेज मिलेगी ना, इस रो पे जो वोल्टेज मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोड वोल्टेज, को अपने क्या बोलते हैं, वीआई। क्या मिलेगी मेरे को, लोड वोल्टेज। देखो दोस्तों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे चालक तार कम टर्न के साथ बढ़ाते, क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि इसको लोड धारा को स्ट्रेन करना पड़ेगा। जो धारा यहां पे लोड लेके जा रहा है वो उसके अंदर से होकर गुजरेगी, और जिस कंडक्टर को या जिस वाइंडिंग को धारा स्ट्रेन करनी पड़ती है उसका एरिया क्या रखा जाता है, ज्यादा रखा जाता है, और उसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, हमेशा ही कम रखते हैं। अब देखो, अब मेरे यहां पे तो ईबी पैदा हुआ, क्या ईबी यहां पे निकल पाएगा, नहीं, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, आर्मेचर भी ड्रॉप कर रहा है, बुर्स भी वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे हैं, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी वोल्टेज को ड्रॉप कर रही है। ड्रॉप करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, बीएल मिलेगा, और मैंने आपको समझाया भी है, डीसी के जनरेटर में ईबी ग्रेटर देन रहता है, वैसा ही किससे, बीएल से। ईबी का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे, बीएल से। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? अब देखो, अगर मैं इसके ईबी समीकरण की बात करता हूं यहां पे, तो मेरा ईबी यहां पे पैदा हुआ, पहले किसने ड्रॉप की, पहले आर्मेचर की ड्रॉप निकालोगे तो आप, यानी आर्मेचर की ड्रॉप, आर्मेचर वी ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आईए इंटू आरए, ये ड्रॉप करेगा। दूसरी बात, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये भी क्या करेगी, ये भी क्या करेगी, ड्रॉप करेगी वोल्टेज को, तो इसकी ड्रॉप होगी वो क्या बोलोगे, सीरीज वी ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, आईएससी आरएससी। ये ड्रॉप होने के बाद मेरे को क्या मिल रहा है, बीएल मिल रहा है, तो इसका ईबी होगा वो किसके बराबर है, तो ईबी में अपने को बार क्या मिला, क्या मिला दोस्तों, बार तो मिला मेरे को बीएल, क्या मिला मेरे को, बार तो मेरे को क्या मिला, बीएल मिला। बीएल का मतलब बार मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे बीएल का मतलब मेरे को लोड वोल्ट मिल रही है। उसके बाद वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है ना, वोल्टेज को ड्रॉप कौन कर रहा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कर रही है, उसके बाद कौन कर रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग भी कर रही है। देखो दोस्तों, मैं इसमें ये लिख सकता हूं प्लस में, किसने ड्रॉप किया, आईएससी आरएससी, ये ड्रॉप कर गई, और कौन ड्रॉप कर गया, आईए आरए। अगर यहां पे कार्बन ब्रूस ड्रॉप दी है तो यहां पे लिख सकते हो आप ब्रूस बोल्ट ड्रॉप, क्या लिख सकते हो, ब्रूस बोल्ट ड्रॉप, ब्रूस वी ड्रॉप भी इसके साथ जुड़ जाएगी, अगर नहीं दी है तो उसको छोड़ो। तो इसका ईपी होगा वो बीएल प्लस आईएससी इंटू आरएससी प्लस में आईए इंटू आरए प्लस में ब्रूस क्या होगी, ड्रॉप होगी। यानी इसके अंदर ईपी पैदा हुआ, बीएल मेरे को बार मिला, तो इसके पहले कौन कौन ड्रॉप कर गए, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग ड्रॉप कर गई वोल्टेज, और कौन कर गया, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। अब देखो, अब यहां पे मैंने बात की, इसको मैं आगे ये भी लिख सकता हूं ईपी बराबर क्या, बीएल आईएससी की जगह आप आईए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आईएससी और आईए का मान क्या है, बराबर है, तो यहां पे मैं आईए लिख सकता हूं इनटू में आरएससी प्लस में आईए इनटू आरए। इसका मान आगे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं लिखो, कोई बात नहीं। एक बार मैंने इसे समझाया कि ब्रूस की ड्रॉप दी हो तो ब्रूस की ड्रॉप यहां पे साथ में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये चीज का ध्यान रखें थोड़ी सी। अब देखिए, अब ईबी इसमें क्या हो रहा है, ईबी बराबर बीएल को बीएल लिखूंगा। अब इसमें आईए कॉमन आ रहा है, तभी तो मैंने इसको लिखा, कई बार समीकरण में आईए को कॉमन ले लेता बाद, आईए दोनों में बराबर है, क्योंकि आईए का मान आईएससी के बराबर है, तो मैंने आईएससी को हटा के आईए लिखा था। आईए कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा दोस्तों, आरएससी बचा, प्लस में क्या बचा, आरए बचा, ब्रैकेट क्या हो गया बंद, तो इसके भी बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं। अब देखो, अब अपने को यहां पे पूछे इसकी आर्मेचर धारा किसके बराबर है, तो आईए का मान भी पूछ सकता है, तो आईए बराबर क्या लिख सकती हो आप, ईबी इधर है, ईबी को इधर लिख दो, ईबी
ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस बीएल बटा में आप लिख सकते हो आरएसी प्लस में आर। ये इसकी आईए के बराबर होगा। फ्रेम को चेक करता हूं नीचे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा बिल्कुल सही है। आईए इक्वल टू ईपी माइनस बीएल बटा आरएसी प्लस में आरए होता है। अगर अपने को यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, बीएल का मान पूछ रहा है ना, किसका मान पूछ रहा है, अगर बीएल का मान भी पूछ रहा है तो वही मैं निकाल सकता हूं। तो बीएल बराबर क्या लिख सकते हो, ईपी माइनस, देखो ईपी से कम होगा इसका मतलब माइनस क्या होगा आईए आरएसी प्लस में आर, तो ये इसके बीएल के बराबर भी होता है। तो ये दोस्तों मैंने 21 मीटर की बात की सीरीज जनरेटर के और किसकी बात की, आईए की बात की। अब देखो एक बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है डीसी के सीरीज जनरेटर के अंदर, डीसी के सीरीज जनरेटर को आप पहली बात है बिना लोड नहीं चलाओगे। क्या नहीं चलाओगे, बिना भार। अगर मैं इसको बिना भार चलाता हूं, क्या चलाता हूं, बिना लोड। अगर यहां पे कोई लोड नहीं है, अगर आपने इसको बिना भार चलाया, किसकी बिना भार, तो पहली बात है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पैदा नहीं कर पाता, यहां पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा करंट का, तो फील्ड को करंट नहीं मिलेगा। और बिना भार चलाने पर यह अपना अपशिष्ट चुंबकत्व भी समाप्त कर लेता है, अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त कर देता है, कर लेता है। यह चीज का भी ध्यान किया। यानी डीसी के सीरीज जनरेटर को अगर आप बिना भार चलाते हो तो ये अपना अपशिष्ट चुंबकत्व भी क्या करता है दोस्तों, खो बैठता है। तो इसको भार के साथ चलाना चाहिए क्योंकि बिना भार चलाओ जिसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा, लोड करंट का, लोड करंट का सर्किट पूरा और नहीं हो रहा, ओपन सर्किट हो रहा, तो एक बार अपशिष्ट चुंबकत्व आपका काम आ जाएगा, बाद में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट नहीं करेगा तो इसको फील्ड में एक्साइटेशन करंट मिलेगा कहां से, और बिना लोड चलाओगे तो इसका अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण बाद में कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा नहीं करता। बाद में आपको क्या करना पड़ता है, फील्ड वाइंडिंग को दोबारा से एक्साइट एक बार करना पड़ता है, दोबारा से एक बार एक्साइट करना पड़ता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो ये इसका एबी स्पीकर है, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आपको, वो न्यूमेरिकल यहां से आपको पूछ सकता है, आईए का मान निकालना पूछ सकता है, मान लिया न्यूमेरिकल के अंदर बीएल पूछ सकता है, अगर बी देता है तो आर्मेचर की ड्रॉप पूछ सकता है, वो कैसे निकालेंगे वो कोई बात नहीं है। ईबी का मान पूछ सकता है, इसका कॉपर लॉस भी बात करेंगे, आयरन लॉस की आगे बात करूंगा जब लॉसेस पढ़ाऊंगा टॉपिक वहां पे बात करेंगे अपने। ईबी का मान पूछ सकता, आप ईबी का मान ऐसे भी निकाल सकते, कोई समस्या नहीं है। अब देखो इस जनरेटर का जो उपयोग करते हैं ना, इसका जो यूज करते हैं, बूस्टर में ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। किसमें करते हैं, बूस्टर में। नाम सुना बूस्टर? जो लंबी लाइनें है ना, लंबी लाइन, उनमें वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होता है, बढ़ता है। बी ड्रॉप की लंबी लाइन में बी ड्रॉप की पूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तब ये किसकी भांति काम करता है, तो ये बूस्टर की भांति काम करता है। और ये लाइन के किस क्रम में जुड़ता है, तो ये लाइन के उसमें किस क्रम में जुड़ता है, ये ध्यान रखना किस क्रम में जुड़ता है। नाम से पता लग रहा है सीरीज में, और सीरीज में इसको वहां पे जोड़ा जाता है। सीरीज का मतलब ये नहीं श्रेणी क्रम में जुड़ता है, वहां पे लाइन के किस क्रम में जुड़ेगा, ये बिल्कुल सीरीज में जुड़ता है। तो ये दोस्तों मैंने नॉर्मल बातें की डीसी के सीरीज जनरेटर की, आपके समझ में आई होगी। कोई समस्या है तो मेरे को कमेंट करके बता रहे हैं सर ये समस्या आ रही है, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इसके न्यूमेरिकल की बात होता है, कोई न्यूमेरिकल अपने को मान ले पूछ लेता है, इसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक पड़ी है, वो कैरेक्टरिस्टिक मैं बाद में करवाऊंगा आपको अभी इस टॉपिक के बाद। जैसे अपने को कोई क्वेश्चन पूछ लेता है इस प्रकार से, नॉर्मल बात है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये सीरीज जनरेटर है डीसी का, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये इसका आर्मेचर है, यहां पे 10 किलोवाट का लोड जुड़ा हुआ, 10 किलोवाट का भार, इसका नामांकन D1, D2, A1, A2। इसका डिस्टेंस मेरे को मान ले दे रखा है इसने 0.5 ओम, इसका दे रखा मान लिया 1 ओम।
समझ में आई दोस्तों मेरी बात। और यहां पे कहता है इसके अंदर कि यहां पे जो मेरे पास लोड करंट जा रहा है ना, उस लोड करंट का मान लिया 50 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। IL कितना फ्लो हो रहा है? 50 एम्पीयर। कहता है इसके अंदर जो ईबी पैदा हुआ उसका मान ज्ञात कीजिए, यानी वैक्यूम का मान क्या है वो ज्ञात कीजिए, इसका ईबी ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं दोस्तों अगर बात करता हूं तो यहां पे आपको पता है कि डीसी के सीरीज रेजोनेटर में IL का मान, ISC का मान और IA का मान, तीनों का मान क्या है? समान है। तीनों का मान क्या है? श्रेणी क्रम में बराबर होता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। अगर ये 50 एम्पियर, इसका मान भी कितना है? 50 एम्पियर। इसका मान भी 50 एम्पियर और इसका मान भी कितना है? 50 एम्पियर। अब देखो ईबी समीकरण में अगर नोट करता हूं तो मैंने बीबी समीकरण की बात की, बी बराबर मैंने यहां पे ये लिखा था BL, क्या लिखा था? BL प्लस में IA कॉमन था, RA प्लस में RAC, ये इसका ईबी समीकरण था। अब मेरे को BL नहीं दिया, पहली बात है इसकी BL नहीं दिया, तो मेरे को लोड की पावर दे रखी है उसने। किसकी पावर दे रखी है? लोड की पावर दे रखी है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको इसकी लोड की पावर दे रखी है। लोड की पावर कितनी है? 10 किलोवाट। कितनी है? 10 किलोवाट। तो P इक्वल टू आपने पढ़ा, P बराबर क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? VI। 10 किलोवाट का मतलब होता है 10 इंटू 1000। वोल्टेज का मान आपको निकालना, I का मान दिया आपको 50, तो V का मान आपके पास आ जाएगा 10,000 बटा में 50। तो ये कितने से कट जाएगा? 2 से, और V का मान आ जाएगा आपके पास 200 वोल्टेज। कितना आ जाएगा? 200 वोल्टेज। इसका मतलब लोड वोल्टेज का मान यानी BL का मान कितना है यहाँ पे दोस्तों? 200 वोल्टेज है। कितना है? 200 वोल्टेज। समझ में आई बात मेरी? अब देखो BL की जगह BL का मान पुटअप कर दिया, BL का मान 200 है। IA का मान, जो लोड धारा है वही क्या आपके पास? IA है कि नहीं? क्यों? तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लोड धारा का मान दोस्तों 50 एम्पियर है। कितना है? 50। RA का मान कितना आपके पास? 1। RAC का मान कितना है? 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? 200 प्लस 50 इंटू 1.5, 15×5 = 75। 200 प्लस इसके बटा में 10 लगा दो, ये कट जाएगा, ये पॉइंट को हटा दो, 15×5 = 75। 275 वोल्टेज। 275 वोल्टेज यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हुआ था उसका मान कितना है? 275 वोल्टेज। अब देखो 275 वोल्टेज में से आर्मेचर कितनी ड्रॉप करा, अगर मेरे को यहां पे पूछ रहे तो आर्मेचर की वी ड्रॉप कितनी है, तो आप आर्मेचर की अलग से निकाल सकते हो। यानी आर्मेचर वी ड्रॉप इसमें लिख सकते हो IA इंटू RA, उसकी अलग से निकाल सकते हो। क्या है? 50 इंटू कितना? एक नहीं कर रहा, 50 वोल्टेज कर रहा, बिल्कुल सही है। आपको पूछ रखा है सीरीज फील्ड की वी ड्रॉप, सीरीज फील्ड वी ड्रॉप, तो ये कितना आ जाएगा? ISC इंटू RAC। ISC का मान कितना? 50। RAC का मान कितना? 0.5। तो ये आ जाएगा 25 वोल्टेज। दोनों का योग कितना? 75 जोड़ा 275 वोल्टेज। कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी नॉर्मल अगर न्यूमेरिकल आपको पूछ लेता है तो न्यूमेरिकल आप हल करके बता सकते हो, आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने बात की थी कि डीसी के सीरीज रेजोनेटर में अगर आपकी कोई समस्या आ रही है यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब इसकी मैं VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ता हूं कि सीरीज रेजोनेटर की अगर आप VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की कल बात करेंगे टॉपिक के अंदर कि इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों के बारे में बात करेंगे। यानी बाहरी रिफ्लेक्शन और आंतरिक रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में बात करेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। ये पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट कवर करना, आप कोई समस्या आ रही थी मेरे को कमेंट करके बताना। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और सभी को क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक सभी किया करो और शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ